नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एक्सेलेंट करियर एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में झारखंड दरोगा में पूछे गए मैथ के सवालों को सॉल्व करेंगे, जो आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन कहता है, यदि धारा के अनुदिश एक नाव की चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटे तथा धारा के विपरीत नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटे हो तो धारा की चाल क्या होगी। तो दोस्तों यहाँ पर हमें धारा की चाल निकालना है और यहाँ पर दिया हुआ है धारा के अनुदिश एक नाव की चाल, है ना। धारा के अनुदिश नाव की चाल और धारा के विपरीत नाव की चाल। तो दोस्तों पहले हम लोग इसे समझ लेते हैं कि धारा के अनुदिश और धारा के विपरीत, है ना। तो यहाँ पर मान लीजिए ये धारा है, ये क्या है, धारा, और ये धारा है। अगर नाव भी यही दिशा में जाए, ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे धारा के अनुदिश नाव की चाल। धारा के दिशा में ही अगर नाव जाए तो हम लोग बोलेंगे धारा के अनुदिश नाव की चाल। तो इस तरह से जो स्पीड दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। और धारा के विपरीत मतलब धारा मान लेते हैं ये है धारा का दिशा, ये क्या है, धारा का दिशा, और ये हमारा नाव की दिशा जो है वो धारा की दिशा के बिल्कुल विपरीत, है ना। ये नाव की दिशा है, ये नाव की दिशा है। तो इस तरह से जो स्पीड दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब कहता है कि सिर्फ धारा की चाल निकालिए। सिर्फ क्या निकालना है आपको, धारा की चाल निकालना है। तो धारा की चाल कैसे निकलेगा दोस्तों, अगर हमें सिर्फ धारा की चाल निकालना है, धारा की चाल, है ना। तो धारा की चाल के लिए आप क्या कीजिए, जो धारा के अनुदिश दिया हुआ है चाल, है ना, उसको लिखिए माइनस धारा के विपरीत नाव की चाल कितना है, 12। अब इसे आप 2 से भाग दे दीजिए, कितना हो जाएगा, यहाँ पर 18 में 12 चला जाएगा तो कितना होगा, 6/2। 6/2 जो है इसको कैलकुलेट करके लिखेंगे तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हमारा जो है वो धारा की चाल आ गया है, ठीक है। यही 3 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की चाल, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसके अगले वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि 80 का 85% का 60% का 30% कितना है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखेंगे 80 का 85% का मतलब तो गुना होता है 85% का 60% का 30%, है ना। बस इसे आप सॉल्व कीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं कितना आता है। तो यहाँ पर कितना होगा दोस्तों, यहाँ पर देखें कि ये 2 जीरो जो है और ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 1 जीरो हम यहाँ से काट सकते हैं, यहाँ से हम देखें तो 5 दूना 10 और 17 पचे 85, 17 से हम लोग काट सकते हैं इसको। अब आगे देखा जाए ये 2 से हम लोग इसको काट सकते हैं, 2 चौक 8। अब कितना हो जाएगा, 17 चौक 68 और 6 18 और यहाँ नीचे कितना बचेगा, 100 बचेगा, है ना। तो अब इसको देखा जाए तो 8 8 44 से 144, 144 का 4 बच गया 14, फिर कितना 18 छक 108, 108 और 14 122, 122/100। यहाँ पर अगर हम इसे डिवाइड करें तो कितना आएगा, 12.24। ये हमारा आंसर आ चुका है। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी काफ़ी आसानी ढंग से सॉल्व हो चुका है। अब चलिए हम लोग इसके आगे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है, एक संख्या को 50 से गुना करने की बजाय गलती से 50 से विभाजन कर दिया जाता है। इस गलती के कारण परिणाम में लगभग प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। तो दोस्तों हमारे पास एक संख्या है, मान लेते हैं वो संख्या कौन है, 100 है, ठीक है। माना वो संख्या क्या है, 100 है। अब हम लोग देखते हैं कि सही क्या होगा, सही रिजल्ट कैसे आता है ना। तो सही रिजल्ट लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ता दोस्तों, ये जो संख्या है इसको 50 से गुना करना था। कितना, 50 से गुना करना था, लेकिन यहाँ पर 50 से क्या कर दिया गया, विभाजन कर दिया गया। तो अगर हम सही काम करते इसमें तो कितना आता, तो ये हमारा 5000 आता है। कितना, 5000। लेकिन अब ये गलत हो गया। क्या गलत हुआ दोस्तों, ये जो गलत हुआ इसमें 100 को जो है वो भाग दे दिए, कितना से, 50 से हम भाग दे दिए। यानी संख्या को मुझे गुना करना था लेकिन हम यहाँ डिवाइड कर दिए। तो भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 2 आ जाएगा। तो देखिए परिवर्तन कितना हो गया, यानी जो परिणाम में परिवर्तन हुआ वो कितना हो गया। तो सही परिणाम आना चाहिए था 5000, है ना। सही परिणाम जो है 5000 आना चाहिए, लेकिन आ गया 2। तो परिणाम में जो परिवर्तन हुआ वो कितना आ जाएगा, परिवर्तन
कितना हुआ दोस्तों, परिवर्तन जो हो जाएगा वो 5000 में 2 हटा देंगे तो कितना हो जाएगा 4998। ये हमारा परिणाम में परिवर्तन हो जाएगा। तो इसका आपको प्रतिशत निकालना है, तो आप निकालिए परिवर्तन प्रतिशत। परिवर्तन प्रतिशत कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर परिवर्तन कितना हुआ 4998 है ना, गुने 100, और कितना होना चाहिए था एक्चुअल 5000 होना चाहिए, उसी पर हम लोग प्रतिशत कैलकुलेट करेंगे। तो कितना 5000 होना चाहिए था। अब देखा जाए तो ये 2 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। 4998 को 50 से भाग देंगे तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो है ऊपर और नीचे दोनों हम कितना से 2 से गुना कर देते हैं। तो 2 से अगर हम गुना कर देते हैं तो क्या हो जाता है, यहाँ पर देखा जाए ये नीचे 100 बन जाएगा, जिसके कारण मुझे डिवाइड करने में काफ़ी आसानी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं अब इसको क्या करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या आएगा, 2 16 का 6 हो जाएगा, 2 9 18 और 1 19 का 9 हो जाएगा, 2 9 18 और 1 19, 19 का 9 और फिर कितना हो जाएगा 2 चौक 8 और 1 9 है ना। ये हमारा इतना आ गया और डिवाइडेड बाय कितना है, ये हमारा 100 बन जाएगा। अब इसको हम 100 से अगर डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा दोस्तों 99.96 है ना, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इतना % जो है वो हमारा आंसर होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग काफ़ी आसानी ढंग से सॉल्व कर लिए। अब हम लोग इसके आगे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन कहता है, ताश के गड्डी से 5 पत्ते खींचे गए, 3 लाल पत्ते 2 काले पत्ते आने की क्या संभावना है। तो दोस्तों ये एक हमारा जो है वो प्रायिकता का क्वेश्चन है, संभावना प्रायिकता जिसको आप प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं है ना। तो कहता है कि ताश की गड्डी, तो ताश की गड्डी में कितने पत्ते, ताश की गड्डी में 52 पत्ते है ना। 52 पत्ते से 5 पत्ता खींचा गया, 52 पत्ते से 5 पत्ता खींचा गया, तो कितना तरह से हम लोग 52 पत्ते से 5 पत्ते खींच सकते हैं। तो ये जो हमारा कॉन्सेप्ट होगा ये कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट है। जब भी आपको सिलेक्शन करने का हो तो आप कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, देखिए दोस्तों, कहता है कि अगर n वस्तु हो उसमें आपको r वस्तु सेलेक्ट करना है तो आपको लिखना पड़ेगा NCR है ना। इसका मतलब होगा कि n वस्तु में आपको r वस्तु जो है वो सेलेक्ट करना है। तो आप इतना तरीका से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखें कि 52 पत्ते में से 5 पत्ता को सेलेक्ट करना है, तो कितना तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं, 52C5, ये हमारा 52 में से 5 पत्ता जो है वो सेलेक्ट हो गया। इतना तरह से हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये 52 पत्ते से 5 पत्ते का जो सिलेक्शन हुआ ये हमारा कुल परिणामों की संख्या हो गया। कितना, कुल परिणामों की संख्या। ये जो हमारा है वो कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या। दोस्तों अब हम लोग देखेंगे कि अनुकूल परिणामों की संख्या क्या होगी। तो अनुकूल मतलब हो गया जिसको हम फेवर करते हैं, यानी मैं जो ये 5 पत्ता निकाल रहा हूँ तो इसमें कौन कौन से पत्ते निकलने चाहिए, तो उस तरह के पत्ते को जब हम लोग निकालेंगे तो उसे हम लोग बोलेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या। तो देखें यहाँ पर 52 पत्ते में से मुझे जो 3 पत्ता चाहिए वो लाल कलर का चाहिए और 2 पत्ता जो है वो काला कलर का चाहिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं, यहाँ पर जो 52 पत्ते होते हैं 52 में से लाल कलर का जो पत्ता होता है वो कितना होगा, 26 होगा, और काला कलर का जो होगा वो भी कितना होगा, ब्लैक कलर का जो कार्ड होगा वो भी 26 होगा। तो दोस्तों अगर हम लाल कलर का पत्ता यानी रेड कलर का पत्ता अगर 3 खींचते हैं, ठीक है, रेड कलर का जो पत्ता है उसको अगर हम लोग खींचते हैं 3 ठो, तो कितना तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर फिर से यानी 26 में से मुझे 3 का सिलेक्शन करना पड़ेगा। कितना, 26 में से 3 का सिलेक्शन। तो कितना तरह से हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, 26C3। और मुझे अगर ब्लैक कलर का, यहाँ पर हम लोग कितना कार्ड को सेलेक्ट किए हैं, यहाँ पर हम लोग 3 कार्ड को सेलेक्ट किए हैं। यहाँ पर ब्लैक से मुझे 2 कार्ड को सेलेक्ट करना है। कितना, 2 कार्ड को सेलेक्ट करना है। तो कितना तरह से हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, तो 26C2, यानी देखिए मेरा जो अनुकूल परिणामों की संख्या के लिए 5 कार्ड चाहिए था ये आ चुका है, 26C3 और ये 26C2, यानी ये यहाँ से 3 का सिलेक्शन हो गया, यहाँ से 2 का सिलेक्शन हो गया। तो ये हमारा अनुकूल परिणामों की संख्या होगा कब, जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तब। इसलिए अनुकूल परिणामों की संख्या क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हम लोग इसको क्या करेंगे, इंटू कर देंगे, क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, है ना। तो ये जो दोनों होगा वो क्या हो जाएगा, अनुकूल परिणामों की संख्या की संख्या। तो अनुकूल परिणामों की संख्या हमारा ये हो गया। तो अब हमें क्या निकालना है, संभावना निकालना है। ठीक है, अब हमें संभावना निकालना है जो कि हमारा क्वेश्चन का डिमांड भी है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं। इसीलिए संभावना
संभावना मतलब जो हमें निकालने के लिए बोला गया है इस क्वेश्चन में, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, संभावना या प्रायिकता जो होता है वो क्या होता है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणामों की संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ पर अनुकूल परिणामों की संख्या ये है हमारा कितना, 26C3 है ना, इंटू 26C2 डिवाइडेड बाय कुल परिणामों की संख्या कितना, 52C5 है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, है ना। आपका जो आंसर होगा वो इसी फॉर्म में दिया हुआ है, इसीलिए हम जो है ये कॉम्बिनेशन को पूरी तरह से इसको कैलकुलेट नहीं किए हैं, क्योंकि कॉम्बिनेशन का एक जो है अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो उसका एक एग्जैक्ट वैल्यू आएगा, लेकिन आपका आंसर जो है जो ऑप्शन दिया हुआ वो इसी फॉर्मेट में दिया हुआ है, इसीलिए हम लोग इसको इसी फॉर्मेट छोड़ दिए हैं। तो चलिए ये क्वेश्चन हमारा काफ़ी आसानी ढंग से सॉल्व हो गया है। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोग को बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम लोग इसके आगे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, जरा ध्यान से सुनिए। दो पासे को एक साथ फेंकने पर दूसरे पासे पर 3 से बड़ा अंक आने की संभावना क्या है। दोस्तों संभावना का जब भी क्वेश्चन होगा मतलब आप समझिए कि ये प्रायिकता का क्वेश्चन है, और प्रायिकता मतलब क्या होता है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। इसका मतलब जो जिसका संभावना आपको निकालने बोल रहा है उसको आप न्यूमरेटर मतलब अंश में रखें, और जो टोटल संभावना बन सकता है उसको आपको हर में रखना है, और उसके बाद आप कैलकुलेट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखा जाए दोस्तों क्या है कि दो पासे को एक साथ फेंकने पर, है ना, अगर हम दो पासे को एक साथ फेंकते हैं तो कुल कितना परिणाम हो सकता है ना। तो देखिए दोस्तों अगर दो पासे को एक साथ फेंकेंगे तो क्या क्या आ सकता है, पहला पासा पर एक आ सकता है, दूसरा पासा पर एक आ सकता है। पहला पासा पर कितना होगा दोस्तों, पहला पासा पर अगर एक आया तो दूसरा पर 2 आ सकता है, पहला पासा पर अगर एक आया तो दूसरा पासा पर कितना आएगा, 3 आ सकता है। इसी तरह आते जाएगा तो कितना आएगा, लास्ट जो होगा वो 6 है ना। इस तरह पहला पासा पर 6, दूसरा पासा पर 6। यहाँ पर बीच में और भी बहुत सारे यानी कि ये संभावना हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग वहाँ पर लिखेंगे तो 36 लिखाएगा, टोटल कितना होगा 36 होगा। तो दोस्तों यहाँ पर कुल परिणामों की संख्या कितनी होगी, कुल परिणामों की संख्या कितनी होगी दोस्तों, कुल परिणामों की संख्या जो है वो 36, कितने 36 होगी। अब देखा जाए, अब हम चलते हैं अनुकूल परिणामों की संख्या की तरफ, मतलब मुझे लाना क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर दो पासा है ना, दो पासा, यहाँ पर दोनों को एक साथ फेंकते हैं तो कुल परिणामों की संख्या मतलब पहला पर एक आया, दूसरा पर भी एक आ सकता है, पहला पर एक आया, दूसरा पर 2 आ सकता है, पहला पर एक आया, दूसरा पर 3 आ सकता है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे तो टोटल 36 तरह से हम लोग यहाँ पर पासा को, दो पासा को फेंकेंगे तो उसका संभावना बनेगा 36 तरह से। तो ये हो गया कुल परिणामों की संख्या। लेकिन अब हम लोग को बोला जा रहा है कि पहला पासा पर, यानी जब हम लोग पासा को फेंकेंगे दोनों पासा को, तो पहला पासा पर कुछ भी आए उससे मतलब नहीं है, दूसरा पासा जो है उस पर 3 से अधिक आना चाहिए, नंबर जो है वो 3 से अधिक। तो यानी कि ये हमारा हो गया अनुकूल मतलब हम इसको चाह रहे हैं कि यही चीज़ आए। तो ये जो अनुकूल परिणामों की संख्या होगी वो कितना होगी। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखा जाए दोस्तों पहला पासा पर कुछ भी आए तो चलेगा, यानी पहला पासा पर 1 भी आए तो चलेगा, 2 आएगा, 3 4 5 6 कुछ भी आए तो चलेगा। लेकिन इस पर क्या क्या आना चाहिए, 3 से अधिक। तो 3 से अधिक मतलब क्या आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। ये सब में से यानी यहाँ ये 6 में से कोई भी एक आ जाए, और यहाँ पर जो है ये 4 5 6 यानी 3 में से कोई भी एक आ जाए यहाँ पर। तो यानी कि यहाँ पर इसको हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि पहला पासा पर कुछ भी आए चलेगा, लेकिन दूसरा पासा पर यही सब कुछ आना चाहिए। तो अनुकूल परिणामों की संख्या क्या हो जाएगी, तो यहाँ पर अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या क्या होगी दोस्तों। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर पहला पासा पर हम लोग देख रहे हैं कि 6 में से कोई भी आए तो चलेगा। तो अनुकूल परिणामों की संख्या मतलब पहले पासा में 6, दूसरे पासा में कितना 3 है, तो यहाँ पर हम लोग 3 कर देंगे और ये दोनों को गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 6 18। तो अनुकूल परिणामों की संख्या मतलब 18 तरीका से हम लोग इसे ला सकते हैं जो कि हमारे फेवर में होगा, है ना। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर संभावना निकालते हैं, कितना संभावना। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर संभावना निकालते हैं। तो संभावना जो हमें पूछा गया है ना, कि पहला पर कोई भी नंबर आए चलेगा, लेकिन दूसरा पर
3 से बड़ा ही आना चाहिए, तो उसका क्या संभावना है। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग संभावना जो निकालते हैं वो क्या निकालते हैं, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है दोस्तों, 18, और कुल परिणामों की संख्या कितनी है, कुल परिणामों की संख्या 36। इसको अगर हम लोग कैंसिल करेंगे तो ये 2 बार में कटेगा, मतलब कितना हो जाएगा, 1/2। तो ये हमारा राइट आंसर आ चुका है दोस्तों। ये क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है 10x बराबर 12/5, है ना। 10x बराबर कितना दिया हुआ है, 10x बराबर 12/5 ये दिया हुआ है, और यहाँ दिया हुआ है कि x का जो वैल्यू है वो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि x जो है वो एक एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल मतलब होता है कि न्यून कोण है। न्यून कोण मतलब क्या होता है, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, तो उसको हम लोग न्यून कोण बोलते हैं। अब चलिए हम लोग को यहाँ क्या बोला जा रहा है, साइन x इंटू कॉस एक्स का मान ज्ञात कीजिए, है ना। साइन x इंटू कॉस एक्स का मान। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले 10x दिया हुआ है, तो इससे आप जो है वो ट्रायंगल जो समकोण त्रिभुज होता है उसको आप पूरा कर लीजिए, उसका तीनों साइड आप निकाल लीजिए। तो 10x दिया हुआ है, मान लेते हैं यहाँ पर क्या है, ये एंगल है 10x, यहाँ पर जो x दिया हुआ है ना ये एंगल है, तो x यहाँ पर है, तो 10 मतलब क्या होता है, लंब बटे आधार, ठीक है, लंब बटे आधार, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोला जाता है, परपेंडिकुलर बाय बेस बोला जाता है। तो यहाँ पर 10x है, तो परपेंडिकुलर हमारा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और ये बेस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये कितना निकलेगा दोस्तों, आप जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम आप लगा सकते हैं, है ना। पाइथागोरस थ्योरम यानी ये हमें क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप कर्ण निकालिए। कर्ण के लिए हम लोग जानते हैं क्या करते हैं, ये 12 का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा, 144, और प्लस कितना हो जाएगा, ये 5 × 5 = 25। यहाँ पर कैलकुलेट करके अगर हम लोग देखें तो कितना हो जाएगा हमारा, 144 और 25 169, कितना 169, जो कि हमारा देख रहे हैं ये कितना के बराबर होगा दोस्तों, ये हमारा निकलेगा ये 13, कितना हो जाएगा 13। तो इसका मतलब ये 12 है, ये 5 है, और ये हमारा कर्ण निकल गया कितना, 13। अब मुझे यहाँ पर क्या निकालना है, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का वैल्यू निकालना है। कितना निकालना है, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का वैल्यू निकालना है। तो चलिए निकालते हैं, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, कॉस एक्स। तो चलिए साइन एक्स का वैल्यू लिखिए। तो साइन एक्स मतलब क्या होता है, साइन एक्स मतलब हो गया लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है, 12 बटे कर्ण कितना, 13, और गुने कॉस एक्स मतलब होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है दोस्तों, ये 5 है, और कर्ण कितना है, 13 है। बस इसको आप कैलकुलेट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 12 × 5 = 60, क्योंकि ये ऊपर नीचे कहीं नहीं घट रहा है, तो आपको तो सीधा गुना ही करना पड़ेगा। तो 12 × 5 = 60 हो जाएगा, और 13 × 13 यानी 169, ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो चलिए ये क्वेश्चन भी हम लोग काफ़ी आसानी ढंग से सॉल्व कर लिए। अब चलिए हम लोग इसके आगे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, एक घोड़ा एक खंभे से एक रस्सी के सहारे बंधा है। घोड़ा रस्सी को सीधे रखते हुए एक वृत्तीय कक्ष में घूमता है। जब यह 35 मीटर की दूरी तय करता है तो केंद्र पर 60 डिग्री कोण बनता है। रस्सी की लंबाई क्या है। तो चलिए दोस्तों हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, सबसे पहले एक खंभा लेंगे, है ना, एक खंभा, है ना। इस खंभा से घोड़ा बंधा हुआ है ना, इस खंभा से घोड़ा बंधा हुआ है, और घोड़ा एक रस्सी के सहारे बंधा हुआ है। ये हमारा क्या है, रस्सी है, क्या है, रस्सी। और ये रस्सी के सहारे जो घोड़ा बंधा हुआ है, यहाँ पर मान लेते हैं घोड़ा है, ठीक है, ये घोड़ा है। और घोड़ा क्या किया, यहाँ से ये चलना शुरू किया। तो अगर घोड़ा जो है वो रस्सी के सहारे बंधा हुआ है, और घोड़ा जो है रस्सी को बिल्कुल सीधी रख करके अगर घोड़ा चल रहा है, इसका मतलब है घोड़ा जो है वो वृत्त के पाथ पर, है ना, वृत्त के पाथ पर चलेगा, है ना। वो घोड़ा जो है वो एक वृत्त पथ बनाते हुए चलेगा। तो यहाँ पर देखते हैं घोड़ा यहाँ पर है और घोड़ा यहाँ पर आ गया। तो इस दूरी को, है ना, तो यहाँ पर देखा जाए कि घोड़ा यहाँ से यहाँ अगर आ गया तो कितना, 35 मीटर की दूरी तय कर लिया। अगर घोड़ा 35 मीटर की दूरी तय करता है तो ये जो चाप की लंबाई है 35 मीटर अगर होगा, तो केंद्र पर जो कोण बनेगा वो कितना डिग्री का कोण बनेगा, केंद्र पर जो कोण बनेगा वो 60 डिग्री का कोण बनेगा। तो अब यहाँ पर बोला जाता है कि रस्सी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो रस्सी की लंबाई यही है ना, रस्सी की लंबाई। तो यहाँ देखा जाए कि एक तरह से वृत्तखंड हो गया, है ना, ये क्या हो गया, वृत्तखंड हो गया। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, वृत्त की त्रिज्या। क्या निकालना है, वृत्त की
त्रिज्या। तो रस्सी जो है वो वृत्त की त्रिज्या है, जिसको हम लोग आर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? आर बोल सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर आर का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए, एक काफ़ी फेमस फॉर्मूला है थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर, है ना, जहाँ पर थीटा मतलब होता है कोण का माप, है ना, यानी वृत्तीय कोण जो सेंटर पर बनता है उसका माप, एल मतलब चाप की लंबाई, और आर मतलब जो होता है वो इसकी त्रिज्या। ठीक है, आर मतलब त्रिज्या। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं दोस्तों कि हमारा थीटा 60 डिग्री और ये एल जो दिया हुआ वो कितना 35 मीटर और आर मुझे निकालना है। यहाँ पर आपको ध्यान रखने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों कि अगर आप ये फॉर्मूला का यूज़ करते हैं, है ना, अगर आप ये फॉर्मूला का यूज़ करते हैं तो आपको ये जो थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, थीटा, है ना, थीटा का वैल्यू जो है वो हमेशा रेडियन में होना चाहिए। थीटा जो होना चाहिए, है ना, थीटा हमेशा रेडियन में होना चाहिए। किसमें? रेडियन में। अगर डिग्री में दिया हुआ है तो आप उसे रेडियन में करके ही लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए थीटा जो है वो डिग्री में दिया हुआ है तो डिग्री में नहीं चलेगा। ठीक है, अगर आप ये फॉर्मूला का यूज़ कर रहे हैं तो आपको रेडियन में ही लिखना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर देख रहे हैं कि थीटा जो क्या दिया हुआ है, थीटा हमारा दिया हुआ है 60 डिग्री। कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री। तो 60 डिग्री को अगर हम लोग रेडियन में लिखते हैं तो π/3 लिखते हैं। कितना लिखते हैं? π/3। तो हम लोग थीटा को रेडियन में कर लिए। अब चलिए हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। यह आर कैलकुलेट करना है, बाकी थीटा और एल दिया हुआ है। तो आर का वैल्यू हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, आर बराबर जो होगा वो हो जाएगा एल बाय थीटा। कितना हो जाएगा? एल बाय थीटा। क्योंकि यहाँ पर देखिए आर अगर यहाँ ऊपर ले जाएंगे तो थीटा जो है वो आर की जगह चला आएगा। अब यहाँ पर हम लोग इसका वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। एल का वैल्यू कितना होगा? एल का वैल्यू 35 मीटर, है ना, और थीटा का वैल्यू कितना है? π/3। अब देखा जाए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये तो 35 तो लिखाएगा, ये 3 जो है इसके साथ इनटू में आ जाएगा, नीचे पाई बचेगा। पाई का वैल्यू फिर से हम लोग बैठाएंगे तो कितना होता है? 22/7, यानी कि ये 7 ऊपर फिर से गुना में आ जाएगा और नीचे सिर्फ 22 रह जाएगा। नीचे सिर्फ कितना? 22 रह जाएगा। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। तो चलिए इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, है ना। क्या हो जाएगा? 35 गुने कितना हो जाएगा? 7×21 और बटे 22 है। 35 एकम 35 यानी 5, 3 बच गया। 35 गुना 70 और 3 73, है ना, और बटे 22। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें इसको कैलकुलेट करेंगे दोस्तों तो हमारा जो आंसर आएगा वो 33.4, है ना, यानी इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 33.4 आएगा, जो कि हमारा क्या होगा यहाँ पर? ये मीटर में होगा। क्या होगा? ये मीटर में। तो इस तरह से हम लोग देखें कि हमारा ये आंसर जो है वो आ चुका है। अब चलिए हम लोग इसके आगे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन है, अभिमन्यु किसी कार्य को अकेला 8 दिन में समाप्त कर सकता है, रजनीश उसी कार्य को अकेला 12 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि दोनों ने एक साथ मिलकर कार्य को शुरू किया तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। क्या कहते हैं? अभिमन्यु किसी काम को कितना दिन में कर लेता है? ये कर लेता है 8 दिन में, और रजनीश जो है वो 12 दिन में। रजनीश जो है वो कितना दिन में? 12 दिन में काम समाप्त कर लेता है। तो दोस्तों यहाँ रजनीश 12 दिन में और अभिमन्यु 8 दिन में। तो सबसे पहले आप ये कैलकुलेट कीजिए कि यहाँ पर कुल काम कितना है, टोटल वर्क कितना है। तो टोटल वर्क के लिए आपको क्या करना है, इसका आप एलसीएम निकालिए। ये दोनों का एलसीएम अगर हम लोग निकालेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 8 और 12 का जो एलसीएम आएगा वो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं काफ़ी आसानी ढंग से। ये 24 आएगा। 24 हमारा क्या होता है? कुल काम हो गया, यानी यहाँ पर कुल काम कितना हो गया? 24 हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग दोनों का क्या निकालेंगे? क्षमता निकालेंगे। दोनों का आप क्षमता निकाल लीजिए। 8 दिन में ये पूरा काम समाप्त करता है 24 काम, तो क्षमता मतलब होता है एक दिन में कितना काम करेगा, है ना, एक दिन में कितना काम कर रहा है। तो एक दिन में कितना काम करेगा? 8 × 24, यानी इसका क्षमता 3 और ये 12 दूना 24, है ना, ये हो गया इसका क्षमता 2। दोनों का क्षमता आ गया। अब हम लोग को यहाँ क्या करना है कि दोनों मिल करके कितना दिन में काम समाप्त करेगा। तो यहाँ पर अभिमन्यु प्लस रजनीश, है ना, दोनों अगर साथ मिल गया तो कितना दिन में काम समाप्त कर देगा। तो कितना दिन लगेगा? यहाँ पर कुल काम जो है वो 24 है और एक दिन में ये दोनों मिल करके कितना काम करेगा? 3 और 2 5 यूनिट, है ना, 3 और 2 5 यूनिट, यानी इतना दिन में जो है वो काम जो है वो समाप्त हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो चलिए अब हम लोग इसके आगे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 9,
क्या कहता है जरा ध्यान से सुनिए। एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, वह 60% सेब बेच देता है और अभी भी 2800 सेब बचे हुए हैं, तो मूलतः उस फल वाले के पास सेब की कुल संख्या का पता लगाएं। तो दोस्तों यहाँ पर कहता है कि एक फल विक्रेता के पास कुछ फल था जिसमें 60% वो बेच देता है और अभी भी उसके पास 2800 सेब जो है वो बचा हुआ है ना। तो प्रारंभ में उस फल विक्रेता के पास कुल कितने सेब थे, है ना। तो हम लोग मान लेते हैं कि प्रारंभ में उसके पास जो है वो सेब कितना 100% था, कितना 100%। तो मैं 100% का वैल्यू निकाल दूंगा, वही हमारा आंसर होगा। तो चलिए हम लोग कैसे निकालेंगे इसको हम लोग थोड़ा देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कहता है कि 60% सेब जो है वो बेच देता है और अभी भी उसके पास 2800 सेब जो है वो बचा हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया, 60% अगर वो बेच दिया तो उसके पास परसेंट में अगर बचा हुआ है तो कितना बचा हुआ है, 40% बचा हुआ है। इसका मतलब हो गया कि 40% का वैल्यू जो है वो कितना है 2800। 40% का वैल्यू कितना है 2800। और मेरे पास जो यहाँ पर कैलकुलेट करने वाली बात है कि 100% का वैल्यू कितना होगा, क्योंकि 100% ही बताएगा कि उसके पास कुल कितने सेब थे, है ना। तो यहाँ पर देखा जाए ये 40% बराबर 2800, तो आप 1% का वैल्यू तो निकाल सकते हैं ना। तो 2800/40 ये 1% का वैल्यू हो गया। मुझे 100% का वैल्यू निकालना है, तो चलिए 100% का वैल्यू निकाल लीजिए। 100% अगर निकालेंगे इसका मतलब हो गया कि कुल सेब, है ना, कुल सेब 100% मतलब हो गया कुल सेब। तो कुल सेब कितना होगा, तो यहाँ पर 2800 है ना, 2800/40 और ये गुने 100 कर देंगे, है ना, क्योंकि मुझे 100% का वैल्यू निकालना है। तो चलिए यहाँ से निकालते हैं। ये कितना हो जाएगा, 1 0 हम यहाँ से काट सकते हैं, है ना। तो 1 0 1 0 यहाँ से काट दीजिए। अब यहाँ से कितना हो जाएगा, 4 से काट देंगे, 4 7 28, यहाँ से 70 मिल गया। यहाँ पर यानी कि यहाँ पर देखा जाए कि कितना हो जाएगा, 70 × 100 यानी कितना हो जाएगा 7000। कितना होगा 7000। तो ये कुल सेबों की संख्या, कुल सेब की संख्या जो है वो 7000। तो दोस्तों ये हमारा आंसर आ चुका है। अब हम लोग चलिए इसके आगे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 10 करता है, एक बैग में 25 पैसे के 800 सिक्के और 50 पैसे के 1600 सिक्के हैं। यदि 25 पैसे के सिक्कों के 13% और 50 पैसे के 28% सिक्कों को निकाल दिया जाता है, तो बैग से निकाले गए पैसे के प्रतिशत की गणना करें। तो चलिए दोस्तों हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों अब हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, एक बैग में 25 पैसे के 800 सिक्के और 50 पैसे के 1600 सिक्के हैं। यदि 25 पैसे के सिक्कों के 13% और 50 पैसे के 28% सिक्कों को निकाल दिया जाता है, तो बैग से निकाले गए पैसों के प्रतिशत की गणना करें। तो चलिए दोस्तों हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें कहता है कि हमारे पास 2 तरह के सिक्के हैं, एक 25 पैसे, है ना, 25 पैसे के सिक्के हैं और एक 50 पैसे, है ना, एक 50 पैसे के सिक्के हैं। और यहाँ पर सिक्कों की संख्या दी हुई है ना, सिक्कों की संख्या। तो सिक्के कितने कितने हैं, सिक्के कितने कितने सिक्के हैं, ये 25 पैसे वाले जो है वो हैं 800 पीस, है ना, कितना 800 पीस। और 50 पैसे वाले 1600 पीस है ना, 1600 पीस है 50 पैसे वाले। अब इसका मूल्य अगर हम लोग देखें, है ना, सिक्कों का जो मूल्य है यानी इसका जो वैल्यू है ना, इसका मूल्य अगर हम लोग देखें तो ये 25 पैसे वाले सिक्के 800 पीस हैं, तो इसका मूल्य कितना होगा। तो अब 800 को 4 से भाग दीजिए, यानी इसका मूल्य जो है वो कितना हो जाएगा 200 होगा। कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। यानी कि जो 25 पैसे वाले सिक्के हैं उसका अगर वैल्यू देखेंगे तो 200 रुपया होगा। कितना 200 रुपया होगा, कितना 200। और अगर 50 पैसे वाले 16 पीस सिक्के हैं, है ना, तो इसका मूल्य कितना होगा। तो आप 1600 को भाग दीजिए, कितना से 2 से भाग दीजिए, तो ये होगा हमारा 800 रुपया, है ना, ये 800 रुपया कि कुल मूल्य जो होगा वो 200 इसका और 800 इसका, है ना। यानी टोटल जो है वो कुल मूल्य जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, अगर हम लोग दोनों जोड़ करके देखें तो कितना हो जाएगा 200 और 800, यानी 1000 रुपया कुल मूल्य जो होगा, है ना, 1000 रुपया हमारा कुल मूल्य होगा। ये 25 पैसे और 50 पैसे दोनों का मिला करके। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन है कि 25 पैसे के सिक्के
13% और 50 पैसे के 28% सिक्कों को निकाल दिया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसका आप 13% का वैल्यू निकाल लीजिए। तो इसका 13% कितना होगा, है ना, इसका 13% कितना, 13%, तो कितना हो जाएगा, 13 दूना 26, कितना होगा दोस्तों, 26 रुपया। और यहाँ पर आप निकालिए 28, है ना, इसका 28%, है ना, इसका 28% आप निकाल लीजिएगा। तो 28% का कितना हो जाएगा, यानी 8 8 64 का 4 हो जाएगा, और 8 दूना 16, 16 और 6 22, कितना हो जाएगा, 22, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 224 रुपया। इसका मतलब है दोस्तों, जो आप 13% अगर आप निकाल लेते हैं 25 पैसे वाले सिक्के, और यदि आप 28% निकाल लेते हैं 50 पैसे वाला सिक्का, तो आप कुल पैसा में, यानी कुल रुपया में आप कितना रुपया जो है वो निकाल लिए हैं, यानी बैग से कितना रुपया निकल चुका है, प्रतिशत में आपको बताना है। तो यहाँ देखिए 25 पैसे वाले सिक्के से हम लोग 26 रुपया निकाल लिए हैं, और 50 पैसे वाला सिक्का अगर निकालें तो हम कितना निकाल लिए हैं, 224 रुपया। तो कुल कितना रुपया निकला, तो कुल निकाला गया रुपया कितना है, 26 और 224, यानी कुल निकाला गया रुपया कितना है, 250 हो जाता है ना। 26 और 224 जोड़ेंगे तो 250। तो दोस्तों यहाँ पर निकाला गया पैसे का प्रतिशत, है ना, तो निकाला गया पैसे का प्रतिशत, तो निकाला गया पैसे का प्रतिशत कितना होगा दोस्तों, निकाला गया पैसे का प्रतिशत, है ना। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये निकाला गया पैसा कितना है टोटल, तो यहाँ पर 26 और 224 यानी 250, 250 गुने कितना हो जाएगा, 100, क्योंकि मुझे प्रतिशत में बदलना है, और बटे कितना में हम लोग निकाल रहे हैं, तो टोटल रुपया जो हमारा है, कुल वैल्यू जो है वो 1000 है। 1000 में हम 250 जो है वो निकाल लिए हैं, तो कितना में निकल रहा है, 1000 में, तो मुझे 1000 से भाग देना है। तो यहाँ से देखें कि 2 जीरो यहाँ से कट कर दिए और 1 जीरो यहाँ से कट कर गया, इसका मतलब सिर्फ हमारे पास कितना बचा, 25%। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। आपके आने वाले जो भी एग्ज़ाम होंगे ना, इसी पैटर्न का सवाल आपसे पूछा जाएगा। तो अभी मैं जितना भी क्वेश्चन आपको कराया हूँ, ये सारे क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई कीजिए। अगर दिक्कत लगता है तो फिर से आप इसको वीडियो को अच्छे ढंग से एकदम ध्यानपूर्वक देखिए, सारा क्वेश्चन निश्चित ही आपको बिल्कुल अच्छे ढंग से समझ में आएगा। तो दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही, अब हम लोग मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।